नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4 साल पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की एक फिल्म रिलीज हुई थी रेस 3। इस फिल्म को बहुत ही बेकार रिव्यूज मिले थे ऑडियंस से भी और क्रिटिक्स से भी। आज के दिन हर कोई इसे एक बहुत बड़ी फ्लॉप कंसिडर करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बावजूद भी ये फिल्म एक फाइनेंशियल हिट रही थी। 180 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए थे। दूसरी तरफ इसका एक बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल है 1970 की ये बॉलीवुड फिल्म मेरा नाम जोकर। इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर राज कपूर थे, जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे अपने टाइम के। इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक कंसिडर किया जाता है आज के दिन, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स जो बनी थी अपने जमाने की। लेकिन फिर भी इस फिल्म ने इतने पैसे गवाए कि राज कपूर फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे इस फिल्म के बाद। और सबसे ज्यादा मुनाफा अगर इस फिल्म से किसी ने कमाया तो वो एक सोवियत यूनियन की कंपनी थी। यही कारण है कि हिट फिल्में भी कुछ लोगों के लिए फ्लॉप रहती हैं और फ्लॉप फिल्में भी कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली हिट बन जाती हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों का बिजनेस मॉडल कि आखिर फिल्में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। People aren't going to the theaters as much. I think nobody on this planet can judge what people like. Got to spend a lot of money on marketing and it's a whole business. Right now, truly content is king. पैसा ही पैसा होगा। You say South का फिल्म सक्सेस हो रहा है, I think it's an Indian film which is succeeding. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों दुनिया की लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर है। जितनी फिल्में इंडिया में बनाई जाती हैं, दुनिया में इतनी फिल्में कहीं और नहीं बनाई जाती। हर साल 1500 से लेकर 2000 फिल्म्स बनाई जाती हैं इंडिया में 20 अलग अलग भाषाओं में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली में सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री रही थी इंडिया में काफी समय तक। हालांकि सिर्फ 16% फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं आउट ऑफ टोटल फिल्में जितनी इंडिया में बन रही हैं, लेकिन जो मार्केट शेयर था बॉलीवुड का पैसे कमाने के मामले में, ये सबसे हाईएस्ट था। अराउंड 45% जो कलेक्शंस होती थी, पैसे कमाए जाते थे फिल्मों के द्वारा, वो बॉलीवुड फिल्मों के द्वारा कमाए जाते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीज पैंडेमिक से पहले वैलिड थी। आज के दिन नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बन गई है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में इस साल उनका शेयर है 28% और बॉलीवुड का नीचे गिरकर 27% पर आ चुका है। ओवरऑल साउथ इंडियन लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर 36% से बढ़कर 2019 में 59% तक पहुंच चुका है 2020-21। बॉलीवुड की डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जिस बिजनेस मॉडल पर ये सारी फिल्म इंडस्ट्रीज काम करती हैं, ये सबके लिए सेम है। ये समझने के लिए कि एक फिल्म पैसे कैसे कमाती है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एक फिल्म बनाई कैसे जाती है। जो फिल्म बनाने का प्रोसेस है, इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट वो स्टेज है जहां पर फिल्म की स्टोरी डेवलप करी जाती है, फिल्म की स्क्रिप्ट बनाई जाती है और डायलॉग्स बनाए जाते हैं। फिर प्री प्रोडक्शन स्टेज में मेन कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट को एक्चुअली में सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस मेरी फिल्म में काम करेंगे। इसी स्टेज में एक क्रू को भी हायर किया जाता है। शूटिंग इक्विपमेंट के लिए भी अरेंजमेंट करी जाती है, क्या रेंट किया जाएगा शूटिंग इक्विपमेंट को या कहीं और से लिया जाएगा। शूटिंग लोकेशन सेलेक्ट करी जाती है, ट्रैवल और अकोमोडेशन के अरेंजमेंट बनाए जाते हैं और जो भी परमिशंस चाहिए होती हैं कहीं पर फिल्मिंग करने के लिए, वो परमिट्स लिए जाते हैं, इंश्योरेंसेस लिए जाते हैं। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जो कि प्रोडक्शन स्टेज है, जहां पर एक्चुअली में शूट करी जाती है फिल्म। और जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद एडिटिंग करी जाती है। इस एडिटिंग को कहा जाता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज, जहां पर फिल्म खत्म होती है। अब इस पूरे प्रोसेस की हर स्टेज पर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एक्टर और एक्ट्रेसेस की सैलरीज देने के अलावा राइटर्स को पैसे देने पड़ते हैं, एटलीस्ट कुछ फिल्मों में तो। उसके बाद क्रू को पैसे देने पड़ते हैं, ये फिल्मिंग इक्विपमेंट को खरीदने के या रेंट करने के पैसे देने पड़ते हैं, परमिट्स को लेने के पैसे देने पड़ते हैं। ओवरऑल इतना पैसा खर्च होता है कि किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास इतना पैसा हो बहुत ही मुश्किल है। एक एवरेज मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए होता है। अभी जो ये फिल्म आने लग रही है ब्रह्मास्त्र, इसका बजट 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एस्टिमेट किया जा रहा है। बड़े बड़े टॉप बॉलीवुड एक्टर्स रणबीर कपूर, अक्षय कुमार के पास भी इतना पैसा नहीं है कि एक फिल्म पर वो इतना पैसा खर्च कर दें। इसलिए पैसा स्पेंड करने का काम बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जिन्हें प्रोडक्शन कंपनीज कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म्स में से है, तो एक प्रोडक्शन कंपनी भी नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्शन कंपनीज अपना पैसा स्पेंड करने लग रही हैं इसे बनाने के लिए, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टार स्टूडियोज। जो इंडिविजुअल लोग खुद से अपना पैसा स्पेंड करते हैं एक फिल्म के सारे एक्सपेंसेस पे करने में, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। भेजा फ्राई, अगर आपको याद है, 2007 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी फिल्म थी। ये फिल्म एक्चुअली में वन ऑफ द लोएस्ट बजट बॉलीवुड फिल्म्स थी ऑफ ऑल टाइम। इसे बनाने का पूरा खर्चा एस्टिमेट किया जाता है सिर्फ 70 लाख रुपए आया था
और 70 लाख रुपए एक ऐसी रकम है जो एक अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है खुद से पे करना। यही रीजन है कि इस फिल्म के सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान ही प्रोड्यूसर थे, सुनील दोषी, इकलौते प्रोड्यूसर भेजा फ्राई के। अब फिल्म प्रोड्यूसर्स एंटरप्रेन्योर्स की तरह होते हैं दोस्तों, इनका काम बहुत रिस्की होता है। ये अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फिल्म का खर्चा उठाने में। अगर ये फिल्म हिट गई तो इन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा उस पैसे पर, लेकिन अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो इनके पैसे गए। और जैसा कि आप जानते हैं ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही जाती हैं, बहुत रेयर होता है कि कोई फिल्म हिट होती है। तो प्रोड्यूसर्स बेसिकली अपना पैसा इन्वेस्ट करने लग रहे हैं एक फिल्म बनाने में। जो पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं फिल्म में उसे बजट कहा जाता है, और इनकी उम्मीद होती है कि ये फिल्म हिट हो ताकि इन्हें एक प्रॉफिट वापस मिल सके। अब फिल्म बनाने का काम होता है एक डायरेक्टर का, शूटिंग, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, इन सारी चीजों पर एक ओवरव्यू रखना और फिल्म को एक्चुअली में बनाना। ज्यादातर केसेस में डायरेक्टर्स एक्टर्स की तरह होते हैं, सैलरी के बेसिस पर काम करते हैं, उन्हें सैलरी दी जाती है पर फिल्म, स्पेशली छोटी बजट की फिल्मों में। अगर बड़े नाम के डायरेक्टर्स हैं जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग, वो प्रॉफिट शेयर के मॉडल पर अक्सर काम करते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस मॉडल में डायरेक्टर्स और एक्टर्स का ऑलमोस्ट कोई रोल नहीं है। फिल्म जब एक बार बन जाती है, इसे एक छोटी हार्ड डिस्क में लोड किया जाता है और प्रोड्यूसर इस फिल्म को लेकर जाते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है फिल्म को सिनेमा हॉल्स तक पहुंचाना और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक ले जाना। डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर फिल्म की मार्केटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो खुद से वो पैसा खर्च करते हैं फिल्म की प्रमोशन में और एडवर्टाइजिंग में। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना पैसा कमाते हैं फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेचकर, डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर। जैसे कि जिस भी टीवी चैनल पर सबसे पहली बार किसी फिल्म को दिखाया जाता है, उस टीवी चैनल ने एक्चुअली में पैसे दिए होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को ये राइट्स खरीदने के, कि सिर्फ इसी टीवी चैनल पर इस फिल्म को पहली बार दिखाया जाएगा। और जब ऐसा किया जाता है तो इसे वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कहा जाता है, आपने अक्सर देखा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी जाकर इस फिल्म को बेचते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देते हैं इसके। एक लेटेस्ट फिल्म का एग्जांपल लें तो ये भूल भुलैया 2 फिल्म आई थी अभी। इसे प्रोड्यूस किया गया है टी सीरीज के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स कंपनी के द्वारा। अब अक्सर क्या होता है, फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ डील कर लेती हैं। ये फिल्म हम आपको बेच रहे हैं, आप इतने पैसे दे दो और इस डेट के बाद आप इस फिल्म को अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकते हो। इस स्पेसिफिक फिल्म के केस में हुआ क्या, ये फिल्म सुपर हिट हो गई। 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में लगी रही। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और नेटफ्लिक्स के बीच में डील ऑलरेडी हो चुकी थी। डिस्ट्रीब्यूटर ने 30 करोड़ रुपए में ये फिल्म नेटफ्लिक्स को बेची थी और इनका पहले ही सेट था कि इस डेट के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। तो इवन दो ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में चल रही है, नेटफ्लिक्स ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स को अपने पर्सपेक्टिव से देखना है। उन्हें सबसे ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब एज सून एज पॉसिबल ये अपने प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को रिलीज करेंगे। फिल्म को जो सिनेमा हॉल से कमाई मिल रही है उस पर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर ने उठाया था। हो सकता था ये फिल्म फ्लॉप हो जाए, तब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्दी रिलीज करना एक अच्छा डिसीजन बनता। अब अक्सर क्या होता है दोस्तों, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए एक फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेम ही होती है। ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं जैसे कि यशराज फिल्म्स, धर्मा फिल्म प्रोडक्शन, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, फॉक्स स्टार स्टूडियोज, रिलायंस एंटरटेनमेंट, अक्सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं। अगर किसी फिल्म में ऐसा होता है जहां पर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम है, तो ये प्रोडक्शन कंपनी अक्सर सेपरेट बजट रखती है प्रोडक्शन के लिए और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब आगे जब फिल्मों को सिनेमा पर दिखाया जाता है, आप पिक्चर देखने के लिए टिकट खरीदते हैं। जिस टिकट काउंटर से आप टिकट खरीदते हैं उसे बॉक्स ऑफिस कहा जाता है, और जितने पैसे एक फिल्म कमाती है टिकट्स बेचकर उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। इस पैसे को कलेक्ट किया जाता है थिएटर ओनर्स के द्वारा, जो उस सिनेमा हॉल के ओनर्स। ये जो कमाई होती है इसके बाद थिएटर को एक्चुअली में जीएसटी पे करना पड़ता है सरकार को। 18% जीएसटी अगर आपकी टिकट का प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है और 12% जीएसटी अगर 100 रुपए से कम है। ये पैसा काटने के बाद जो पैसा बचता है उसे नेट कलेक्शन कहा जाता है एक फिल्म की। अगर एक फिल्म की नेट कलेक्शन उसके बजट से ज्यादा है तो फिल्म को प्रॉफिटेबल कंसिडर किया जा सकता है। जीएसटी के आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स का एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। जब किसी फिल्म को एक स्टेट में टैक्स फ्री बनाया जाता है तो उसका मतलब उस एंटरटेनमेंट टैक्स को हटा दिया गया है, जिससे टिकट्स की कॉस्ट कम हो जाती है। आज के दिन जैसा कि मैंने बताया, जीएसटी जो लगाया जाता है वो 12% या 18% है। इस जीएसटी को शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो जब कोई स्टेट आज के दिन किसी फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर करती है तो सिर्फ एसजीएसटी का कंपोनेंट हटता है, सीजीएसटी का कंटिन्यू रहता है। तो ये एग्जेम्पशन आज के दिन 6% हो सकती है या 9% हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टिकट प्राइस। तो बेसिकली ये इन्वॉल्वमेंट है सरकार की इस फिल्मों के बिजनेस मॉडल में। कह सकते हो कि सरकार का तरीका है फिल्म इंडस्ट्री को
रेगुलेट करने का। लेकिन जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, ये सारी एंटरटेनमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, तो सरकार यहां पर कोई टैक्स नहीं चार्ज कर सकती। अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये है समझना दोस्तों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में क्या डील होती है जब वो दोनों सेम नहीं होते। तो बेसिकली 3 तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के इन दोनों के बीच में। पहला है मिनिमम गारंटी रॉयल्टी। डिस्ट्रीब्यूटर एक मिनिमम गारंटीड अमाउंट पे करता है प्रोड्यूसर को। ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा है जो दिया जाएगा चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप। अगर फिल्म हिट होती है तो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रोड्यूसर को भी दिया जाएगा एज रॉयल्टी पेमेंट्स। तो ऐसे केस में जो रिस्क है वो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में शेयर्ड हो गया। दूसरा तरीका है कि प्रोड्यूसर अपनी फिल्म कंप्लीटली बेच दे डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी वो उस फिल्म के साथ क्या करे। अगर फिल्म पैसा कमाएगी तो डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर फिल्म एक लॉस हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान। इस केस में प्रोड्यूसर सेफ हो जाता है, कोई रिस्क नहीं उठाता प्रोड्यूसर को अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल गया अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर देखे। अब ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों मेरा नाम जोकर फिल्म के केस में। राज कपूर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, इंडिया में इसे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RK फिल्म्स के द्वारा, जो कि राज कपूर का खुद का प्रोडक्शन हाउस था। इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर ने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, अपने घर को भी गिरवी रख दिया था। लेकिन दिल से इतनी मेहनत करने के बाद भी यह फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही। उस जमाने में इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए, लेकिन इसकी नेट कलेक्शन सिर्फ 80 लाख हो पाई। इन लॉसेस को कवर करने के लिए क्या किया जाए? राज कपूर ने डिसाइड किया कि इस फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं देश के बाहर, सोवियत यूनियन में, उस समय में रशिया सोवियत यूनियन था, वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेच दिए जाए कंप्लीटली। कोई डील वील करने की जरूरत नहीं है, 15 लाख रुपए में कंप्लीटली बेच दिए, क्योंकि राज कपूर के पर्सपेक्टिव से वो ऑलरेडी बहुत रिस्क उठा चुके थे, उन्हें शॉर्ट अमाउंट चाहिए था यहां पर पैसे का। अब हुआ क्या, जब फिल्म रिलीज हुई सोवियत यूनियन में 1972 में, वहां पर जाकर यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई। 1972 में इस फिल्म की टोटल कलेक्शन सिर्फ सोवियत यूनियन में 16.81 करोड़ रुपीस थी। अगर आज के दिन आप इसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो ये अमाउंट होएगा 1007 करोड़ रुपीस। बहुत प्रॉफिट कमाया सोवियत यूनियन के उस डिस्ट्रीब्यूटर ने, लेकिन क्योंकि राज कपूर ने इस तरीके से डील करी थी कि अब डिस्ट्रीब्यूटर का रिस्क है, तो उन्हें यह प्रॉफिट नहीं मिल पाया, उन्हें खुद नुकसान हुआ इस फिल्म की वजह से। है ना कमाल का बिजनेस मॉडल। अब तीसरा तरीका जो है वो सबसे कॉमन तरीका है। प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं और कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक कमीशन दिया जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट्स में से। यहां पर जो रिस्क है वो सारा प्रोड्यूसर अपने सर पर उठा रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। इसका मतलब यह हुआ इस तीसरे केस में जो पैसा स्पेंड किया जाता है मार्केटिंग पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर, वो एक्चुअली में प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। अब इतना समझ में आ गया तो हम कहानी की अगली स्टेप पर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्चुअली में सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं अलग अलग रीजन्स में। देश को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स कहा जाता है। हिंदी फिल्म्स के लिए 11 ऐसे सर्किट्स हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्चुअली में अरेंजमेंट्स करते हैं कि फिल्मों को सिनेमा हॉल्स पर दिखाया जाएगा और स्क्रीनिंग करी जाएगी, और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स जाकर एक्चुअली में एग्जिबिटर्स के साथ डील्स करते हैं। एग्जिबिटर कौन है? एग्जिबिटर है सिनेमा हॉल वाली कंपनीज या सिनेमा हॉल्स। अब सब डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल के बीच में डील होती है कि वो कितना रेवेन्यू शेयर करेंगे। ये डील बेसिकली डिपेंड करती है कि कितने स्क्रीन्स दिए जाएंगे एक फिल्म को। मेनली 2 तरीके के सिनेमा हॉल्स होते हैं देश में। पहला है सिंगल स्क्रीन थिएटर। यहां पर यूजुअली जो डील होती है इन दोनों के बीच में वो 25-75 की रेशियो में होती है। जो भी प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं टिकट्स की सेल्स से, 25% जाएंगे एग्जिबिटर के पास और 75% जाएंगे सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ऑब्वियसली सब डिस्ट्रीब्यूटर का जो मेन पोर्शन होता है वो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर्स के पास जाता है। कुछ केसेस में ये रेशियो 30-70 भी हो सकती है, 20-80 भी हो सकती है। दूसरे तरीके के सिनेमा हॉल्स होते हैं देश में जो मॉल्स के अंदर है, मल्टीप्लेक्सेस इन्हें कहा जाता है। यहां एग्जिबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर की रेशियो अलग होती है और हफ्ते टू हफ्ते चेंज होती रहती है। पहले हफ्ते में यूजुअली ये 50-50 की रेशियो होती है, और जैसे जैसे हर हफ्ता बीतता जाता है डिस्ट्रीब्यूटर का जो शेयर होता है वो कम होता रहता है। जैसे कि सेकेंड वीक में हो जाएगा 60-40, थर्ड वीक में हो जाएगा 70-30। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर फिल्में जो होती हैं वो अपना मेजॉरिटी प्रॉफिट पहले हफ्ते से ही कमाती हैं। स्पेशली जो फ्लॉप फिल्में होती हैं। एग्जांपल से समझाऊं तो अभी अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई थी सम्राट पृथ्वीराज। बहुत हाई बजट फिल्म थी, एस्टिमेट किया जाता है ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए इसका बजट था। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर इस केस में दोनों यशराज फिल्म्स। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने कमाए 55 करोड़ रुपीस, लेकिन टोटल कलेक्शन इस फिल्म की सिर्फ 86 करोड़ रुपीस के आसपास है। जितना इस फिल्म ने कमाना था वो ज्यादातर पहले हफ्ते में ही कमा लिया, उसके बाद बिल्कुल नीचे गिर जाती है अर्निंग्स। ज्यादातर फिल्म्स के साथ यही होता है। एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप फिल्म
जहां पर लॉस अमाउंट 200 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। और ये लॉस, जैसा कि आप जानते हैं, यशराज फिल्म्स को उठाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी फिल्मों में क्या होता है, जिनमें टॉप लेवल के एक्टर्स काम करने लग रहे हैं, वो फिल्में हिट जाएंगी या फ्लॉप होंगी, अक्सर एक्टर की खुद की इमेज पर डिपेंड करता है। तो होता क्या है, कई बारी एक्टर्स खुद से ही प्रॉफिट शेयरिंग की डील कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। एक तरीके से एक्टर्स खुद ही प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, ताकि जो रिस्क है यहां पर फिल्म में पैसा इन्वेस्ट करने का, ये सिर्फ प्रोड्यूसर को ना उठाना पड़े, बल्कि एक्टर खुद भी उठाए अपने ऊपर। आमिर खान के केस में कहा जाता है कि आमिर खान खुद के लिए 0 सैलरी पर काम करते हैं, अलग से कोई सैलरी नहीं लेते, वो सिर्फ एक प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट रखते हैं, जहां पर अगर फिल्म हिट हुई तो 50 to 80% प्रॉफिट उन्हें मिलेगा फिल्म का, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो उन्हें कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे, लॉस भी उन्हें उठाना पड़ेगा। बहुत से एक्टर्स आधे सैलरी मॉडल और आधे प्रॉफिट शेयर मॉडल पर भी काम करते हैं, जैसे कि सलमान खान वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं। कहा जाता है कि अराउंड 70 करोड़ रुपीस ये चार्ज करते हैं मूवी के लिए एज अ सैलरी। लेकिन जो सुल्तान फिल्म आई थी इनकी, उस फिल्म के लिए ये प्रॉफिट शेयरिंग डील के साथ गए थे। सुल्तान फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन थी 500 करोड़ रुपीस, जिसमें से 106 करोड़ रुपीस एंटरटेनमेंट टैक्स था। नेट कलेक्शन हुई 394 करोड़ रुपीस। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यशराज फिल्म्स के द्वारा, तो 10 to 20% नेट कलेक्शन यशराज फिल्म्स ने ले ली। अगर हम 20% एज्यूम कर लें तो 394 करोड़ रुपीस का 20% होता है 79 करोड़ रुपीस। इस अमाउंट में से यशराज फिल्म्स ने अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे इस फिल्म की मार्केटिंग पर, तो बचे 59 करोड़ रुपीस। ये वो 59 करोड़ रुपीस हैं जो यशराज फिल्म्स ने एज प्रॉफिट कमाए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म से। एज प्रोड्यूसर जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया वो इससे सेपरेट है। 394 करोड़ रुपीस माइनस 79 करोड़ रुपीस बचे 315 करोड़ रुपीस। इसमें से एस्टिमेट किया जाता है 157 करोड़ रुपीस एक्चुअली में एग्जिबिटर्स के पास गए थे, ये उनका शेयर था। 315 माइनस 157 158 करोड़ रुपीस बचे। इसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वाईआरएफ की वो थी 70 करोड़ रुपीस, तो नेट प्रॉफिट इनके लिए बचा 88 करोड़ रुपीस। जो बाकी और डील्स करी वाईआरएफ ने इस फिल्म के राइट्स बेचकर, वहां से 20 करोड़ रुपए और कमाए, तो टोटल अर्निंग्स जो हो गई इनकी 108 करोड़ रुपीस हो गई। 59 करोड़ रुपीस इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन से भी कमाए थे, तो टोटल जो वाईआरएफ ने कमाया इस फिल्म से वो हो गया 167 करोड़ रुपीस। अब रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सलमान खान ने जो प्रॉफिट शेयरिंग डील करी थी वाईआरएफ के साथ, वो 50% प्रॉफिट शेयरिंग थी। तो वाईआरएफ ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसका 50% सलमान खान के पास जाएगा, जो कि हो गया 83.5 करोड़ रुपीस। तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सलमान खान ने इतना पैसा कमाया इस स्पेसिफिक फिल्म से क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग डील करी थी, जो कि उनकी सैलरी से ज्यादा था, क्योंकि यह फिल्म एक सुपर हिट हो गई थी। तो कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों फिल्मों का बिजनेस मॉडल। उम्मीद करता हूं अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अगर और बिजनेस मॉडल्स को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, जैसे आईपीएल का या T20 वर्ल्ड कप का या अमेजॉन का या टेस्ला का, इन सारे बिजनेस मॉडल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है अलग अलग वीडियोस में। सारी वीडियोस की सीरीज आप यहां पर देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।